हाय एवरीवन, आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रे नेचर ऑफ लाइट, लाइट के बारे में कुछ बेसिक्स समझेंगे। उसका कुछ कैसे रिएक्ट करती है, मतलब कैसा उसका नेचर होता है उसको समझेंगे। और कुछ स्पीड और उसी डिम लाइट और हाई लाइट कैसे होती है, ब्राइट लाइट कैसे होती है, वो सब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्लेन मिरर के बाद प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसे करता है वो समझेंगे। फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे, ये सब समझेंगे। फिर स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो सब हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे नेचर ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे नेचर ऑफ लाइट, लाइट के बेसिक्स के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मतलब 3 × 10⁸ की स्पीड से हमारी लाइट चलती है। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट। अब हम लोग कुछ समझते हैं कि डिम लाइट जो होती है, डार्क लाइट और ब्राइट लाइट, ये कैसे बनती है। तो लाइट जो है एक पार्टिकल से बनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोन। ठीक है, तो फोटोन क्या होता है, जिस पार्टिकल से लाइट बनी होती है उसी को हम लोग कहते हैं फोटोन। फोटोन एक टाइप का पार्टिकल होता है, फोटोन का कोई मास नहीं होता। ठीक है, और जैसे अभी आप कोई हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो उससे जो है जैसे आपका ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन आता है, उसमें आप इधर को करते हैं तो वो थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाती है, और इधर को बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है। ऐसा कैसे होता है। तो जो हमारी डार्क लाइट होती है उसमें क्या होता है कि हमारे मोबाइल से फोटोन निकल रहे होते हैं जो कि हमारी आई कैच कर रही होती है और उससे हमारी इमेज बनती है। तो फोटोन की संख्या जब कम हो जाती है तो वो डार्क लाइट होती है, और जब फोटोन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा फोटोन निकलने लगते हैं, तो वो ब्राइट लाइट हो जाती है। ये हमने समझ लिया डार्क लाइट और ब्राइट लाइट के बारे में। आप समझते हैं रे के बारे में। जब कई सारे फोटोन एक ही लाइन में चलने लगे तो उससे जो बनती है वो रे बनती है। और रे कैसे बनती है, जैसे कि सनरेज होती है हमारी, यूं एकदम जैसे सन ये है, अर्थ ये है हम लोगों का। सन से कई सारी रेज निकल रही होंगी, इधर को भी निकल रही होगी, इधर को भी निकल रही होगी, कई जगह पे निकल रही होगी। लेकिन जब वो अर्थ तक आती है तो उसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एकदम पैरेलल आती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि सनरेज है। ठीक, अब बीम के बारे में समझते हैं। जैसे कि कार की हेडलाइट में होता है कि ऊपर नीचे किया जाता है ना, वहाँ जो हैंडल के पीछे लगा होता है, तो उसमें बीम होता है। ठीक है, तो बीम वो सेट की जाती है, जैसे आगे की एकदम जाती है, आप जैसे कोहरे में जा रहे होंगे तो वहां पे लाइट को एकदम बीम पे लगा दिया तो वो एकदम सीधी सीधी आपको लाइट बनती हुई दिखेगी। तो वो क्या होता है, बीम होता है। जब कई सारी रे एक ऐसे जा रही होती है, कई सारी रे का इकट्ठा पार्ट एकदम सीधे जाने लगे तो वो बीम बनती है। ठीक है, तो ये था रे और बीम। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं लाइट से रिलेटेड कुछ लॉज पे। पहला तो हम लोगों ने समझ लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पिछले पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि लाइट जैसे चलती है तो वो किस तरह के लॉज को फॉलो करती है। पहला होता है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है कि लाइट जो है एकदम सीधी सीधी चलेगी, एकदम रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है, सर्कुलर मोशन, जिगजैग मोशन, किसी भी मोशन में नहीं, एकदम सीधी चलती है लाइट। ये हो गया पहला लॉ। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ये है जैसे कि कई सारी रे जा रही, जैसे कि आपके मोबाइल से कई सारे इधर से भी आ रही होगी, इस साइड से भी आ रही होगी, कई जगह से लाइट आ रही होगी, तो आपके मोबाइल पे एकदम सीधे सीधे आ रही है। ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लॉ में ये होता है कि एक फोटोन आया तो दूसरे एक फोटोन ये निकला, एक फोटोन ये निकला, तो दोनों फोटोन आपस में टकराएंगे नहीं कभी, वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे कभी आपस में, वो अपना इंडिपेंडेंस एकदम शो करते हैं, कभी लाइट आपस में ही इंटरेक्ट नहीं करती। ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तीसरा ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि जो है जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जब आती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। इनके बीच में हम लोग सरफेस से जब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो वो बनता है हमारा नॉर्मल। तो जब किसी चीज पे 90 डिग्री पे ही लाइट यूं सीधी पड़ जाए तो वो 90 डिग्री से ही पूरा बैक ट्रेस कर जाती है। जैसे कि एक हम लोगों ने बल्ब जलाया, अब बल्ब इस ऑब्जेक्ट को टच करके गया, उस ऑब्जेक्ट को टच करके गया, तीसरे ऑब्जेक्ट पे टच किया और फिर आपकी आंखों में आया। आंखों में पड़ते पड़ते अगर आपका वो 90 डिग्री पे बन गया एंगल, या फिर इस ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बना के मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो वो वापस से फिर से उसी पे चला जाएगा जहां से बल्ब ने रे छोड़ी है, वापस से बैक ट्रेस कर जाएगा, पूरी लाइट वापस से जाएगी। तो ये थे हमारे तीनों लॉ। अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है, तो उसको पहले समझते हैं। तो प्लेन मिरर हम लोग बनाते कैसे हैं, पहले ये देखते हैं डायग्राम में कैसे बनाते हैं। एक लाइन एकदम स्ट्रेट खींच दी, फिर उसमें कुछ इस तरह का कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप पूछेंगे इसको ऐसे ऐसे क्यों किया है।
मिरर में कोई भी मिरर हो तो उसमें एक पॉलिश्ड सरफेस होती है और एक रफ सरफेस होती है। तो पॉलिश्ड सरफेस क्या होती है कि पॉलिश्ड सरफेस जिसपे लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट करके किसी एंगल से चली जाती है, तो वो पॉलिश्ड सरफेस होती है। और रफ सरफेस जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, होता है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता कि इमेज फॉर्म हो सके। इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसे हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये जो एकदम पॉलिश्ड सरफेस है ये वाली, और ये जो जिसमें ये लाइन खींच दी ये एकदम रफ सरफेस है। तो कोई भी मिरर होता है उसमें क्या होता है, ये एक मिरर है, मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है, इसमें यहां से एकदम पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी इधर पे, तो जो उल्टा वाला पार्ट होगा उस पे एकदम रिफ्लेक्टर बन जाएगा, उस पे लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। इधर से पॉलिश किया, इधर वाला रिफ्लेक्टर बन गया। आप जो छोटे वाले कांच आते हैं, जो शीशे आते हैं, मिरर आते हैं, उनको देखिएगा खोल के, उसका जो प्लास्टिक वाला पार्ट है, तो वो जो मिरर निकलेगा उसमें पीछे साइड पे एकदम क्या कहते हैं उसे, ग्रे कलर का एक कोटिंग लगी होगी, और इस साइड पे जो होगा, जो एकदम ग्लास का सरफेस होगा, वो रिफ्लेक्टिंग होगा। उस पे आपको अपना जो जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी इमेज है वो सब आपको दिखाई देगी। तो वो क्या होता है हमारा, इस तरह से होता है कि इस साइड पे पॉलिश किया तो इस साइड पे रिफ्लेक्टिंग बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है तो हम लोग समझते हैं। हम लोगों को पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही इमेज बनाने के लिए, तो एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये लो ऑब्जेक्ट बन गया। डायग्राम में हम लोग ऑब्जेक्ट को एरो ही करके दिखाते हैं, एरो की तरह दिखाते हैं। एरो ही करके क्यों दिखाते हैं कि ये जो एरो है इसको हम लोग मानते हैं हेड, और ये जो यहाँ पे है इसको मानते हैं टेल। ये वाला हेड पार्ट है, ये वाला टेल पार्ट है। कहीं भी बनाना हो तो ऑब्जेक्ट की जगह ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो है यहाँ से रेज निकलेंगी। एक रे हम लोगों की ऐसे आई, लाइट की एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट रे आई। ये देखो ये एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वापस से ऐसे आई थी, तो ये ऐसे ही वापस चली जाएगी यूं। ठीक है, एक दूसरी रे हम लोग हेड से ही डालेंगे इस एंगल पे। ठीक है, इस एंगल पे डाली तो यहां से ऐसे कुछ नॉर्मल बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। अब हम बताते हैं आपको कि कोई भी इमेज बनने के लिए रे को आपस में इंटरसेक्ट करना पड़ता है तो वो इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं इंटरसेक्ट हो नहीं रही। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ऐसे डॉटेड। जितनी लंबी ये थी यहां तक, थोड़ा पास में कर देते हैं। अच्छा रुको, यहां तक। ठीक है, इसको सेम को छोटा सा लिख देते हैं। ये इसका नेचर लिखा है यहाँ पे कि किस तरह से जितनी डिस्टेंस यहाँ थी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ तक बना देंगे, और जितने एंगल से ये आई थी उतने ही एंगल से इसको यूं 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 ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो हमारी एक इमेज एकदम पीछे बनेगी इसके। ठीक है, एकदम पीछे इमेज बनेगी और एकदम सेम साइज की बनेगी। यहाँ पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई है। हम लोग पीछे ले जाते हैं लाइन को, जब कभी इंटरसेक्ट ना हो और इमेज बनाना हो तो उसको पीछे ले जाएंगे, और इसको भी ऐसे ही पीछे ले जाएंगे, जिस तरह से ये आई थी उसी को ऐसे पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे अंदर की साइड में बनेगी इमेज। तो अब इमेज इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज। अभी समझते हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, वो वर्चुअल और इन्वर्टेड, रियल, ये सब इमेज कैसे होती है वो सब समझते हैं। पहले इसका नेचर समझते हैं। इसके 5 नेचर हैं, आपको 5 नेचर याद कर लेने हैं, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारी इमेज बनती है वो एकदम सेम साइज की होती है। जितनी सेम साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही सेम साइज की हमारी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को, हाइट को हम लोग लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ओ को हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। हाइट ऑफ इमेज, जो अंदर इमेज बनी है उसको हम लोग लिखते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ठीक, तो हमारा सेम साइज का मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उतनी ही हाइट की हमारी इमेज बनेगी। ठीक, दूसरा क्या है कि सेम डिस्टेंस की इमेज होगी। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे होगी। इसकी एक्स डिस्टेंस है तो इसकी भी एक्स डिस्टेंस होगी। अंदर की साइड में फोटो फॉर्म होते हुए हम लोगों को दिखेगी, इमेज फॉर्म होते हुए दिखेगी। इरेक्ट मतलब सीधी सीधी होगी। इसका हेड यहाँ पे है तो इसका हेड भी ऊपर ही होगा। ये थोड़ी ना होगा कि इसका हेड जो है यहाँ पे है और इसका हेड नीचे होगा, ऐसा तो होता नहीं है। आप कभी शीशे के सामने देखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको अपने शीशे के सामने आपके जूते दिखे, ऐसा तो होता नहीं है। आपके सर के सामने सर होता है, हाथ के सामने हाथ होता है। तो वही यहाँ पे भी है कि एकदम सीधी इमेज बनेगी। फिर क्या है हमारा, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट में क्या होता है, जब कभी इमेज बनाने के लिए 2 रेज हम लोग निकालते हैं और वो आपस में टकराती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज। उसको बनाने के लिए स्क्रीन की जरूरत होती है। मतलब हम लोग ऐसे निकालते हैं तो ये कुछ ऐसे जाती, और इसको ऐसे निकालते तो कुछ ऐसे आके ऐसे इंटरसेक्ट होती। तो यहाँ पे हम लोगों को एक स्क्रीन लगानी पड़ती है, एकदम अच्छी सी एक स्क्रीन लगा देते, कोई पेपर रख देते, कोई रख देते स्क्रीन, मतलब स्क्रीन आप समझते हैं मोबाइल की स्क्रीन, उसको भी रख देते तो यहाँ पे बन जाती। तो उसके लिए स्क्रीन की जरूरत होती है, पर इस इमेज को फॉर्म करने के लिए कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। शीशे के एकदम ही पीछे यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है, कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं। आप शीशे के सामने इतनी दूरी पे खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी उतनी ही दूरी पे बनेगी। ठीक, तो यहाँ तक ये समझा हम लोगों ने। वर्चुअल, ठीक है, अंदर ही बनेगी, शीशे के एकदम अंदर इमेज। फिर लेटरल इन्वर्टेड, मतलब आप जैसे मिरर के सामने खड़े हो
तो आप अपना ये वाला हाथ उठाएंगे तो उधर से जो दूसरी इमेज होगी वो ये वाला हाथ उठाएगी। तो हमने तो अपना लेफ्ट हैंड उठाया, पर इधर से वो क्या उठाती है, राइट हैंड। तो वही होता है कि लेफ्ट का जो होता है, लेफ्ट का हो जाता है राइट, और राइट का हमारा हो जाता है लेफ्ट। बस इतना है, प्लेन मिरर में हमारा बस इतना है कि पहला क्या होता है, सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस होगी, इरेक्ट होगी, एकदम सीधी सी बनेगी, वर्चुअल होगी, अंदर को बनेगी, लेटरल इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ये था हमारा इमेज फॉर्म। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक में हम लोगों का स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक हम लोगों ने सर्कल लिया, उसका एक पार्ट काट लिया, एकदम स्ट्रेट लाइन से एक पार्ट काट लिया, चाहे वो जितनी भी दूरी पे हो, आधे से ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। एक पार्ट काट लिया तो वो उसमें जो कर्व जैसा कर्वेचर वाला एक मिरर जो बनेगा वो होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। अगर उस सर्कल के अंदर वाली साइड पे बना होगा तो वो ऐसे करके आएगा, इधर से लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी, तो वो अंदर की तरफ धसा है, मतलब कि कॉनकेव, केव की तरह है, तो वो हमारा कॉनकेव हो गया। और जो बाहर की तरह निकला हो ऐसे, जिसका आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड हो, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, जो आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें हो वो होता है कॉन्वेक्स। अब देखते हैं हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में। कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कोई भी मिरर हो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा सर्कल है उसका जो बीच वाला पॉइंट है सेंटर, उसे, और जो मिरर है उसको एक साइड प्लेस किया, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, तो जो बीच वाला पार्ट है सी, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमारा एक आता है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एकदम सीधी लाइन गई है और वो जहां मिरर पे टच कर रही है वो होता है हमारा पोल। फिर आता है हम लोगों का फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पहले हम लोग समझते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस जो होता है आर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जितनी डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस, और वो तो हर सर्कल में होता है हम लोगों के। फिर आता है हमारा बीच में एक फोकल लेंथ। वो क्या होता है कि आर जो होता है उसका जो दोगुना होता है वो फोकल लेंथ होता है, रेडियस का हाफ कर दिया तो वो आ जाता है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो फोकल लेंथ होता है या फिर प्रिंसिपल फोकस जिसे हम लोग कहते हैं, फोकल लेंथ अलग होता है, प्रिंसिपल फोकस अलग होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो एकदम मिड पॉइंट वाले डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, वो एक पॉइंट होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, या फिर फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। दोनों ही फोकल लेंथ एकदम सेम होती हैं और दोनों को ऐड कर दे तो हमारा आर आ जाता है। तो इसीलिए 2f इज इक्वल टू 2r, हमारा 2f इज इक्वल टू r हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो हमारा होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर। अब आपने पढ़ा तो ये सब कुछ होगा, पर ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझते हैं। कॉनकेव मिरर में ऐसे टाइप का होता है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा उससे भी आप समझ सकते हैं। जब इसमें लाइट आती है, मान लो यहाँ की आई लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इधर से आई लाइट वो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पर अगर कोई लाइट इधर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी क्योंकि वो रफ सरफेस से पड़ जाएगी। तो इसलिए हमारा जो कॉनकेव होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, छोटी लाइट को कन्वर्ज करता है। और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है, उस पर जब लाइट आती है तो वो ऐसे चली जाती है, ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी। और कॉनकेव में क्या होता था, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। समझ लेंगे रूल क्या 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 होता है, अभी आपको बेसिक समझा रहे हैं कि ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी कॉन्वेक्स में, ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी कॉनकेव में। तो ये जो कॉन्वेक्स होता है इसमें अगर इधर से कोई लाइट आई तो वो भी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ज्यादा सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में है, लेकिन कम लाइट जो है एब्जॉर्ब कौन करता है, कॉनकेव। तो ये जो है क्या होता है कि कॉनकेव में कम लाइट पड़ती है और कॉन्वेक्स में ज्यादा लाइट पड़ सकती है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका, और लाइट भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो इस वजह से कॉनकेव हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। और अभी रूल्स समझेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों होता है। इसी से रिलेटेड हमारी यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, पार्ट ऑफ अ मिरर विच इज एक्सपोज टू लाइट, कितना पार्ट किसमें एक्सपोज किया गया है। जैसे कि इसमें लाइट में कितना पार्ट आ रहा है, पूरा इतना पार्ट आ रहा है, कॉनकेव वाले में केवल इतना पार्ट आ रहा है, कॉन्वेक्स में ये पूरा कर्व आ जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है अपर्चर। कॉनकेव में क्या होता है कि अपर्चर कम होता है और कॉन्वेक्स में अपर्चर ज्यादा होता है। तो ये भी हमारा एक टर्म है, आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से सारा जितने भी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी ये स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, इसका रिकैप कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक हॉलो सर्कल लिया, उससे एक पार्ट काट लिया, जो भी मिरर आया उसका जो सेंटर बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जितनी दूरी होगी उसे हम लोग कहेंगे रेडियस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पोल के बारे में, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट, जितना भी सर्कल आया उसका एकदम मिड पॉइंट जोड़ लो तो वो होता है पोल हमारा। डायग्राम में भी देख लेंगे आप, देख चुके हैं, और ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और फिर हम लोगों ने पढ़ा अपर्चर के बारे में, कितना पार्ट मिरर का लाइट से एक्सपोज किया गया है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल फोकस के बारे में,
सेंटर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फिर फोकल लेंथ के बारे में पढ़ा, फोकस और पोल के बीच को डिस्टेंस को एफ कहते हैं। तो एफ इज इक्वल टू आर, रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए हम लोगों को। मिलते हैं फिर से थर्ड पार्ट में। थैंक यू एंड बाय बाय।